डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेंगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मूवमेंट इज वन ऑफ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो एक स्पेशल फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट्स ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। एनिमल्स और प्लांट भी कुछ विशेष प्रकार की मूवमेंट्स हैं वो शो करते हैं उनके बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज यूनिसेलुलर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। जैसे एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, उसके अंदर जो उसका प्रोटोप्लाज्म है, जब वो मूव करता है एक साइड से दूसरी साइड में, तो वो इसकी मूवमेंट का कारण बनता है। वो अपने शरीर के स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकता है। मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैजिला एंड टेंटेकल्स आर सोन बाय मैनी ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सिलिया जैसे पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला यूग्लिना में प्रेजेंट होते हैं, टेंटेकल हाइड्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो वो भी अलग अलग प्रकार की मूवमेंट्स हैं वो शो करते हैं। ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्स, जा, आईलिड्स, टंग। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी अपने अलग अलग शरीर के भाग हैं, जैसे लिम्स है, हाथ पैर हैं, जा जबड़ा है, आईलिड्स हैं जो पुतली होती है आंखों की जो लिड्स होती हैं, और टंग जीभ होती है, तो इनकी मूवमेंट्स वगैरह वो करवा सकता है। लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन वॉलेंट्री मूवमेंट्स रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकोमोशन। जब हम चल के किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं जिसमें पूरा शरीर शिफ्ट होता है, उसको लोकोमोशन बोलते हैं। जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सारी क्या है? लोकोमोशंस हैं, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जबकि जो मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स एक जगह पे खड़े खड़े भी अलग अलग जो बॉडी ऑर्गन है वो मूव करते हैं, तो उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। लोकोमोशनरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज इफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स। तो जो स्ट्रक्चर होती है जो लोकोमोशन करवाती है और जो मूवमेंट्स करवाती हैं, तो वो लगभग सेम होती हैं। जैसे एग्जांपल है, इन पैरामीशियम सिलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरेंक्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। जैसे सिलिया होते हैं पैरामीशियम में, तो वो जो खाने की मूवमेंट होती है माउथ के अंदर, साइटोफेरेंक्स का मतलब है जो एक स्ट्रक्चर होती है, हाइपोस्टोम, एक माउथ जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो उसके अंदर खाने की मूवमेंट को भी करवाते हैं और साथ में वही चिलिया उसको मूव करने में भी मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हाइड्रा है, कैन यूज इट्स टेंटेकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे। मतलब अपने खाने को कैप्चर करने के लिए भी करता है मूव, और साथ में उसको यदि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लोकोमोशन करनी है, तो वो भी टेंटेकल्स की मदद से करता है। जो हमारे हाथ पैर वगैरह होते हैं, जैसे हम हमारी अपनी जो बॉडी पोस्चर होती है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं जब पाँव से हम चलते हैं तो अपनी लोकोमोशन, जो हमारी लोकेशन है, वो चेंज करते हैं। लोकोमोशन प्रेफर्ड बाय एनिमल्स वैरी विद देयर हैबिटेट्स एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। जो लोकोमोशन है अलग अलग जानवरों के द्वारा क्यों की जाती है? उनके हैबिटेट की वजह से और उनकी डिमांड ऑफ सिचुएशन के बेस पे। जैसे कि सर्च ऑफ फूड है, खाने की तलाश करनी है, शेल्टर आवास की, मेट अपने जीवन साथी की, तो उसके लिए मूवमेंट करता है। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, मतलब जो प्रजनन के लिए उपयुक्त जगह ढूंढने के लिए। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, अच्छी रहने लायक परिस्थितियां ढूंढने के लिए। टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज या प्रीडिएटर्स, जो शत्रु हैं या फिर जो प्रीडिएटर हैं, शिकारी पक्षी हैं, शिकारी पशु हैं, उनसे बचने के लिए भी जो एनिमल्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट्स के कितने प्रकार होते हैं? थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स मेनली तीन प्रकार की होती है, अमीबॉइड, सिलेरी एंड मस्कुलर। अमीबॉइड मूवमेंट क्या होती हैं? एग्जिबिटेड बाय स्पेशल सेल्स इन अवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजिज एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड। ब्लड के अंदर
कुछ मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट कैसी होती हैं, जैसे अमीबा होती है। जैसे अमीबा में सूडोपोडिया है, उसको मूवमेंट करने में मदद करते हैं। और जो सूडोपोडिया है वो कैसे बनते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी स्ट्रीमिंग से। स्ट्रीमिंग का मतलब एक साइड में जब प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा चला जाता है तो वो सूडोपोडिया बनाता है, फाल्स पिट बनाता है। और जब ये फाल्स पिट मूव करते हैं तो इन्हीं की वजह से जो सेल हैं अलग अलग, जैसे मैक्रोफेजेज, ल्यूकोसाइट्स, वो ब्लड के अंदर मूव करती हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। और इसी मूवमेंट में जो साइकोस्केलेटल होते हैं, साइटोस्केलेटल क्या होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिसको माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं, बिल्कुल बारीक तंतु वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी मूवमेंट में मदद करते हैं। उसके बाद है सिलेरी मूवमेंट्स अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। जो हमारे शरीर के आंतरिक ट्यूब जैसे ऑर्गन होते हैं, तो उनके अंदर सिलिया या सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, जो कि अलग अलग जगह पे मदद करती हैं। जैसे कि हमारी जो ट्रैकिया होती है, विंड पाइप, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर, जब हम सांस लेते हैं, या फिर फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो इनहेल किए गए होते हैं, तो उनको रिमूव करने में मदद करती हैं इसीलिए। और इसी प्रकार से जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ओविडक्ट, उनके अंदर भी सिलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि ओवा को, जो ओवम रिलीज होता है ओवरी से, उसको मूव करवाने में मदद करते हैं। मस्कुलर मूवमेंट्स जो ज़्यादातर देखी जाती है हायर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि जो हमारे लिम्स हैं, जा है, टंग है, तो ये किन की वजह से मूव हो पाती है, मसल्स की वजह से। रिक्वायर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, इसमें क्या होता है, मसल्स का सिकुड़ना और रिलैक्स होना, उनकी वजह से ये मूवमेंट होती हैं। लोकोमोशन रिक्वायर ए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मसल्स, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। तो यदि लोकोमोशन करनी है किसी भी जीव को, तो उसके लिए मस्कुलर टिश्यू में, स्केलेटल टिश्यू में, और जो न्यूरल टिश्यू है, इन तीनों सिस्टम के अंदर एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तभी लोकोमोशन हो सकती है। एक है फ्लैजेलर मूवमेंट, तो ये भी किनके अंदर पाई जाती है, जैसे स्पर्मेटो जो है, स्पर्म है, जो मेल गैमेट होता है, वो स्विम करता है, तो वो फ्लैजेला की वजह से मूव करता है। और मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनल सिस्टम ऑफ स्पंजेज, स्पंजेज के अंदर जो फाइलम पोरिफेरा में आता है, तो उनके अंदर भी जो वाटर का जो करंट बना के रखा जाता है, वाटर कैनल सिस्टम, जो हमने डिस्कस किया था एनिमल किंगडम में जब हम फाइलम पोरिफेरा पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे जो ये फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लैजेला क्या करते हैं, वाटर की मूवमेंट को बनाए रखते हैं। और साथ में जो प्रोटोजोन्स है, जैसे यूग्लिना, यूग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है प्लांट और एनिमल के बीच में, क्योंकि ये कुछ टाइम फोटोसिंथेसिस करता है, यदि सनलाइट नहीं मिलती तो ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो इसके पास फ्लैजेला होते हैं दो, तो जिसकी वजह से ये मूव करता है, लोकोमोशन करता है। तो ये मेनली तो तीन प्रकार की मूवमेंट होती हैं, और जो फ्लैजेलर मूवमेंट है वो भी हम यहाँ से याद रख सकते हैं। उसके बाद है जो ये मूवमेंट्स हमने डिस्कस की हैं, अमीबॉइड, सिलेरी और मस्कुलर। अमीबॉइड जैसे अमीबा के अंदर मूवमेंट्स है, जैसे हम देख सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होती है, साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है एक जगह से, स्यूडोपोडिया बनते हैं। और हमारे अंदर जो माइक्रोफेजेज वगैरह होती हैं, जो ब्लड के अंदर जो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, तो वो सेल भी ऐसे ही मूव करती हैं। उसके बाद है सिलेरी मूवमेंट्स, जैसे कि पैरामीशियम में दिखाई देते हैं, जैसे सिलिया हेयर जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है पैरामीशियम में, वो उसको मूव करने में मदद करती है। और जो मस्कुलर मूवमेंट होती है, जैसे हमारे लिम्स के अंदर जो भी मूव करते हैं, जैसे ये मसल्स हैं, तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं तो उसकी वजह से भी मूवमेंट देखने को मिलती हैं। उसके बाद है मसल। मसल क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, विशेष प्रकार का टिश्यू होता है मीजोडर्मल ओरिजिन। तो मीजोडर्मल जो जर्म लेयर होती है उससे बनता है। कंट्रीब्यूट अबाउट 40 टू 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन अडल्ट। जो ह्यूमन अडल्ट होता है उसमें 40 से 50% जो भाग होता है बॉडी वेट का, वो मसल्स ही बनाती हैं। हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। तो ये मूवमेंट, ये जो अलग अलग टाइप की इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये एक्साइटेड हो सकती हैं, जो नर्व सिग्नल आते हैं उनके द्वारा इसके अंदर एक्साइटेबिलिटी देखी जा सकती है, उत्तेजना देखी जा सकती है। कॉन्ट्रैक्टाइबिलिटी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये सिकुड़ सकती है, अपनी शेप को चेंज कर सकती है। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है एक्सटेंड हो सकती है, फैल सकती है। और इलास्टिसिटी का मतलब इसके अंदर लचकता पाई जाती है, मतलब जो अपनी शेप को चेंज कर सके, वो भी। जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल एक्सटेंसिबिलिटी तो है ही है, और लचकता क्या होती है, जो कि मतलब बिना शेप चेंज करे मुड़ सके, जो जो अपने बेंडिंग वगैरह शो कर सके, उसको बोलते हैं
क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे मसल्स को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। क्राइटेरिया क्या होते हैं? लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, अपीयरेंस उनकी, स्ट्रक्चर उनकी बाहर से जो स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देती है, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ दीज एक्टिविटी दियर एक्टिविटी, तो उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाले कौन से ऑर्गन हैं, उनके बेस पे भी मसल्स हैं अलग अलग भागों में डिवाइड की जाती हैं। बेस्ड ऑन दियर लोकेशन, लोकेशन के बेस पे मसल्स हैं जो मेनली 3 प्रकार से हमने डिवाइड की गई हैं। और ये हमने जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था एनिमल के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उनके अंदर भी ये 3 प्रकार की जो मसल्स हैं वो डिस्कस की थी, जैसे स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या हैं? क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ बॉडी, जो हमारा मेन ढांचा होता है बॉडी का, तो उसके साथ ये अटैच्ड होती हैं क्लोजली, बिल्कुल अच्छे ढंग से अटैच होती हैं। हैव ए स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो स्ट्रिप्स बनी हुई दिखती हैं, पट्टियां सी बनी हुई दिखेंगी, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। दियर एक्टिविटी आर अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल, तो जो हम इनको अपनी इच्छा अनुसार इनकी एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम से ये कंट्रोल होती हैं, इसलिए इनको वॉलेंटरी मसल्स भी बोला जाता है। प्राइमरी इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन, जो भी हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हमारे बॉडी पोस्चर चेंज होते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो करवाई जाती है वो स्केलेटल मसल्स के द्वारा ही करवाई जाती है। उसके बाद है विसरल मसल्स। विसरल क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन, जितने भी शरीर के अंदर ऑर्गन होते हैं उनको विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो विसरल मसल्स कहाँ पे पाई जाएगी? इनर वॉल ऑफ ऑल विसरल ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी जो अंदर से वो खोखले होते हैं तो उनकी इनर वॉल में पाई जाती हैं ये मसल्स। ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी थी, जो मस्कुलेचर लेयर होती है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, तो उसके अंदर भी वो किसका बना होता है? उसके अंदर वाली वाल है विसरल मसल से। डू नॉट एग्जिबिट्स एनी सिचुएशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस, तो इनकी कोई स्ट्रेसन नहीं दिखाई देते, कोई पट्टियां नहीं बनी होती, इसलिए इसको नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, ये स्मूथ मसल्स भी कहलाती हैं। दियर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, ये अपनी इच्छा अनुसार हम इनको मूव नहीं करवा सकते, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। असिस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक एंड गैमेट थ्रू द जेनिटल ट्रैक, तो ये अलग अलग काम करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो खाना है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, और जो गैमेट्स हैं जेनिटल ट्रैक के अंदर जैसे ओवा है, वो हमको मूव करवाना है, तो वो काम विसरल मसल्स का होता है। उसके बाद है कार्डियक मसल्स। मसल्स ऑफ हार्ट असेंबल्ड इन द ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म ए कार्डियक मसल, तो जो ये मसल्स हैं ये ब्रांचिंग मतलब टहनी जैसे एक जो टहनियाँ निकली होती हैं एक ब्रांच से या फिर एक स्टेम से, इस तरीके से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं ये। बेस्ड ऑन अपीयरेंस, अपीयरेंस के बेस पे जो कार्डियक मसल्स हैं वो स्ट्रेटेड होती हैं, इसमें पट्टियां सी बनी होती हैं, जब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं, एज नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल दियर एक्टिविटीज डायरेक्टली, क्योंकि नर्वस सिस्टम है उनकी एक्टिविटी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मसल स्ट्रक्चर देखते हैं। मेड ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल्स ऑफ फेसिकल्स, तो जो मसल्स होती हैं वो बंडल्स का मतलब गुच्छा होता है किसका? फेसिकल्स का, मतलब मसल फेसिकल्स कहते हैं उसको बंडल को, मतलब एकजुट होते हैं, एक गुच्छे में पाए जाते हैं मसल फाइबर्स। होल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर फेसिका, तो फेसिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी ये मस्कुलर फाइबर्स होते हैं ये एक कॉमन कवरिंग से कवर होते हैं, बाहर की तरफ एक परत इसकी कॉमन होती है जो कोलेजिनस मतलब कोलेजन फाइबर की बनी होती है। ईच मसल बंडल्स कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर, जो ये बंडल है ये किसका बना होता है? मसल फाइबर्स का, मतलब रेशे होते हैं मसल के। सार्कोलीमा क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ ईच मसल फाइबर एनक्लोजिंग सार्कोप्लाज्म, तो प्रत्येक जो मसल फाइबर है उसकी अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम सार्कोलीमा बोलते हैं। और सार्कोलीमा के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसी प्रकार से इनके भी जो सार्कोलीमा के अंदर सार्कोप्लाज्म फील्ड होता है, लिक्विड फील्ड जो भरा होता है। मसल फाइबर इज ए सिंसिटिज्म एज सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है क्योंकि एक सेल के पास काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है
तो इसी प्रकार से ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। और ये कैल्शियम आयन कहाँ पे रोल प्ले करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जो हम आगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखेंगे उसमें पढ़ेंगे इनके रोल को। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज्ड फिलामेंट्स इन सार्कोप्लाज्म, मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। तो लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है फिलामेंट्स मतलब फाइबर्स के अंदर, छोटे छोटे जो बारीक बारीक से तंतु होते हैं जो कि पैरेलली एक दूसरे के समांतर अरेंज होते हैं, किसके अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर। और इनको क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रल्स बोलते हैं। मायो वर्ड यहाँ पे मसल से रिलेटेड यूज किया जाता है। ईच मायोफाइब्रल्स हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। जो मायोफाइब्रल्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग पट्टियां बनी होती हैं, एक डार्क बैंड होता है, एक लाइट बैंड होता है। जब हम सार्कोमेर की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये अलग अलग बैंड भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू प्रोटीन, दो प्रोटीन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे ही ये बैंड बने होते हैं। लाइट बैंड के अंदर क्या होता है, कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड। जो अड़ के बैंड होते हैं जो ज़्यादा गहरे नहीं होते तो वो आई बैंड कहलाते हैं या फिर आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। जबकि जो डार्क बैंड है उनको ए बैंड भी बोला जाता है, अनआइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी होना हर डायरेक्शन में, अनआइसोट्रोपिक का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होना, क्योंकि इसके अंदर मायोसिन भी प्रेजेंट होता है डार्क बैंड के अंदर और एक्टिन भी प्रेजेंट होता है, जबकि उनमें केवल लाइट बैंड में एक्टिन ही प्रेजेंट होता है। तो जो मसल्स होती हैं बॉडी के अंदर, जब हम एक मसल्स को देखते हैं तो एक बंडल होता है फाइबर्स का, और फाइबर्स के बंडल को, जैसे एक फाइबर के एक बंडल को हम यदि निकाल के देखें तो उसको फेसिकल्स बोलते हैं, एक बंडल होता है जो। और उस बंडल को जब आगे जाके हम उसमें और ज़्यादा जूमिंग करते हैं तो काफ़ी सारे मसल फाइबर्स हैं उसमें पाए जाते हैं, काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। और ये बाइसेप्स की मसल दिखा रखी है जो बाजू की मसल्स हैं। और मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, इन्हीं एक मसल फाइबर के अंदर जो बारीक तंतु होते हैं जिसको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। और मायोफाइब्रिल्स को जब आगे हम डिटेल से देखते हैं तो इसके ऊपर बैंड बने होते हैं, किसकी वजह से, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट होते हैं। जो ये मायोसिन फिलामेंट है और ये एक्टिन थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट होता है। इनके अरेंजमेंट की वजह से जो बैंड बने होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बैंडिंग पैटर्न। और यदि डिटेल में देखें एक सेल को तो इसी तंतु को जैसे यहाँ पे बैंड से बने हुए हैं, इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके हमने यहाँ पे जूमिंग करके देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके के जो बैंड है ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है बीच में। तो सार्कोमेयर की जब हम स्ट्रक्चर कंप्लीट देखेंगे तो उसके अंदर जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, आई बैंड है, एच बैंड है, आई बैंड, एच बैंड, इस तरीके से बैंड पैटर्न प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के जो अरेंजमेंट की वजह से ये बैंड पोर्शन है वो दिखाई देता है। उसके बाद है सार्कोमेयर। क्या होता है ये, बोथ प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रोड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल्स। जो बिल्कुल बारीक तंतु होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, दो प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन, वो रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल वो अरेंज होते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब लेंथ वाइज अरेंज होते हैं, जैसे हमने पीछे स्ट्रक्चर भी देखी है और आगे भी जो सार्कोमेर की स्ट्रक्चर देखेंगे। थिन एंड थिक फिलामेंट, दो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट जो कि थिन होते हैं, पतले होते हैं, जबकि थोड़े मोटे होते हैं वो उनको मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। एक जेड लाइन होती है सार्कोमेर में, एन इलास्टिक फाइबर इन सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इन विच बाइसेक्ट इट। तो आई बैंड के बीच में एक इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है बिल्कुल सेंटर में आई बैंड के, जो उसको दो भागों में इक्वली बांट देता है। थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन, जो थिन फिलामेंट है वो जेड लाइन के साथ अटैच होते हैं, फर्मली का मतलब मजबूती से। एक एम लाइन होती है, थिन फाइबरस मेम्ब्रेन थिक फिलामेंट इन ए बैंड हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ द बैंड। एम का मतलब मिडल भी समझ सकते हैं। तो ये भी एक थिन फाइबरस मेम्ब्रेन होती है, थिक फिलामेंट की बनी होती है और ये ए बैंड में प्रेजेंट होती है। ऊपर आई बैंड में थी ये ए बैंड के बीच में जो मिडल में लाइन प्रेजेंट होती है उसको एम लाइन बोलते हैं। A and I bands are arranged alternatively throughout the length of myofibrils। जो A बैंड और I बैंड हैं ये एक के बाद एक अरेंज होते हैं, पहले A बैंड आएगा फिर I बैंड फिर A बैंड फिर I बैंड, इस तरीके से अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं मायोफिब्रिल्स की पूरी लेंथ के अंदर। एक H जोन होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, दो थिक फिलामेंट होता है उसका बिल्कुल सेंट्रल भाग होता है, नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट। और इसके अंदर क्या कंडीशन होती है
ये थिन फिलामेंट के द्वारा ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं की होती। तो डायग्राम में ज़्यादा क्लियरिटी आएगी जो अलग अलग हम जोन देखेंगे। एक है सार्कोमेयर, पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल्स बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन्स इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स की जो सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो सार्कोमेयर कहलाती है, जो सिंगल सेल होती है। और ये दो सक्सेसिव जेड लाइन्स के बीच में जो भी मटेरियल आता है, जो भी स्ट्रक्चर आती है मायोफाइब्रिल के अंदर, उसको बोला जाता है सार्कोमेयर। इन ए रेस्टिंग स्टेट, जब रेस्टिंग स्टेट होती है मतलब आराम कर रही अवस्था होती है जब बॉडी की, एज ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन ईच साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्सली ओवरलैप फ्री एंड्स ऑफ थिक फिलामेंट। जो थिन फिलामेंट के सिरे होते हैं वो पार्सली का मतलब होता है आधे अधूरे ढंग से ओवरलैप कर रहे होते हैं, किसको, थिक फिलामेंट को, लिविंग सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, जिसकी वजह से जो सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट का वो बिल्कुल खाली रहता है। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे उसमें ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके से जो ओवरलैपिंग है वो होती है। तो यहाँ पे हम सार्कोमेयर की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सार्कोमेयर में थिन फिलामेंट को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, थिक फिलामेंट को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जेड लाइन है यहाँ पे और एक जेड लाइन यहाँ पे है। तो दो जेड लाइन के बीच में जो भी पोर्शन होता है उसको सार्कोमेयर बोलते हैं। और बिल्कुल इस सार्कोमेयर के सेंटर में एक एम लाइन प्रेजेंट होती है जो कि थिक फिलामेंट के बीचों बीच रहती है। और इसी एम लाइन के साथ कौन अटैच होता है, थिक फिलामेंट्स अटैच होते हैं। और जबकि जेड लाइन के साथ कौन अटैच होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं। और एच जोन क्या होता है, जो केवल थिक फिलामेंट का होता है। जैसे हम देख सकते हैं जो यहाँ से रेड कलर का केवल पोर्शन है वो एच जोन है। और जबकि ए बैंड किसको बोलेंगे, जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। यहाँ से इस साइड वाला पोर्शन और यहाँ तक का जो पोर्शन है वो ए बैंड कहलाता है। और उसके बाद केवल थिन फिलामेंट वाला पोर्शन है, जैसे केवल ग्रीन ग्रीन कलर का जब पोर्शन इसके अंदर आए तो उसको आई बैंड बोलते हैं। अब हम देख सकते हैं इसको ए बैंड क्यों बोलते हैं, अनाइसोट्रोपिक बैंड, क्योंकि इसमें एक्टिन मायोसिन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। जबकि आई बैंड के अंदर केवल और केवल क्या प्रेजेंट होते हैं, एक ही टाइप की प्रॉपर्टी होती है, किसकी वजह से, एक्टिन की वजह से, इसलिए इसको आई बैंड बोलते हैं। और इसकी कंपोजिशन की वजह से जो इसका कलर है वो लाइट होता है और इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कंपोजिशन की वजह से जो कलर है वो डार्क रहता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो एक्टिन एंड मायोसिन है उनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिन थिन फिलामेंट किसका बना होता है, ये 2F फिलामेंट। तो ये आगे भी इसके छोटे तंतु होते हैं जिसको एफ फिलामेंट, फिलामेंटस एक्टिन बोलते हैं, हेलिकली अराउंड टू ईच अदर। जो दो एफ फिलामेंट होते हैं एक दूसरे के हेलिकली, वो एक दूसरे के वाउंड मतलब गिरे हुए होते हैं। ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रत्येक जो एफ एक्टिन होता है वो मोनोमेरिक मतलब जी ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब ग्लोब छोटे छोटे जो गेंद जैसी स्ट्रक्चर से बना होता है। ट्रोपोमाइसिन क्या होता है, टू फिलामेंट रन क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। एफ एक्टिन जो होता है उसके सराउंडिंग में दो एक्स्ट्रा थिन फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनको ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं। एक ट्रोपोनिन होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन के कुछ कुछ जगह पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और इन रेस्टिंग स्टेज सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो जो ट्रोपोनिन की जो ऊपरली परत होती है उसके ऊपर ये कवर होता है, मास्क मतलब इसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है जब ये रेस्टिंग स्टेज में होता है। मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। और साथ में किसका काम करता है, जब इसको मायोसिन फिलामेंट के साथ अटैच होना होता है तो ये मास्क है वो हट जाता है और जिसकी वजह से ये फिर एक्टिन जो मायोसिन फिलामेंट है उनके साथ अटैच होता है। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसमें हम डिटेल में देखेंगे बात। मायोसिन थिक फिलामेंट, मायोसिन है जो वो थिक फिलामेंट कहलाता है, वो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है मतलब बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है। और मैरोमाइसिन क्या होते हैं, मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। मतलब जो मोनोमरिक यूनिट होती है उसको मीरो मायोसिन्स बोलते हैं। टू पार्ट होते हैं इसके, एक हैवी मीरोमाइसिन होता है HMM, एक लाइट मीरोमाइसिन होता है। HMM हैवी का मतलब एक ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म। तो एक हेड पोर्शन होता है और जिसके साथ में एक शॉर्ट आर्म, एक छोटी बाजू मतलब एक टेल टाइप स्ट्रक्चर होती है। हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट टुवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस। मतलब जो हेड और शॉर्ट आर्म्स हैं कुछ कुछ जगह पे वो बाहर की तरफ उभरी होती हैं रेगुलर डिस्टेंस पे।
एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट क्रॉस आर्म। तो कुछ एंगल के ऊपर ये प्रत्येक जगह पे, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे जो पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट है उसमें बाहर की तरफ निकली हुई स्ट्रक्चर है, क्रॉस आर्म बनाती हैं ये। ग्लोबुलर हेड इज एन active ATPase enzyme and has binding site for ATP and active sites for the actin। तो जो ग्लोबुलर हेड होता है वो ATPase एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो कि क्या करता है, ATPase के साथ जब बाइंडिंग करता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज करता है, और इसी एनर्जी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है मसल्स में वो की जाती है। जबकि जो लाइट मेरोमाइसिन होता है वो एक टेल रीजन को रिप्रेजेंट करता है। डायग्राम से हम समझते हैं इन दोनों को। जैसे ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, और ये ट्रोपोमाइसिन है, और एक्टिन फिलामेंट की एक गेंद सी जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये गेंद सी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। और जैसे बोला था एक्टिन होता है वो दो गेंद जैसी जो लाइनों से बना होता है जिनको एफ एक्टिन बोलते हैं, और एक जो एफ एक्टिन है, एक जो लाइन है गेंदों की जो गेंद सी दिखाई दे रही है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जिनको जी प्रोटीन बोलते हैं, या फिर जी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बीच के अंदर, तो ये क्या है, जब ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है, तीन जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और साथ में कुछ फाइबर जैसी स्ट्रक्चर्स हैं वो इन दोनों फिलामेंट को, एपेक्टिन फिलामेंट को एक साथ एकजुट रखते हैं, तो उनको ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं। उसके बाद जो ये तो एक्टिन है, और ये मायोसिन। मायोसिन में क्या होता है, हेड रीजन होते हैं दो, मोटर डोमेन जिसको बोला गया, एक नेक रीजन होता है, और जो ये टेल रीजन होता है ये क्या होता है, कोइल्ड टेल डोमेन। तो हेड रीजन है ये बीच बीच में बाहर की तरफ रहते हैं, तो ये एकजुट होते हैं जब काफ़ी सारे जो मायोसिन फिलामेंट है काफ़ी एकजुट होकर रहते हैं, तो कुछ कुछ जगह पे जो हेड रीजन है वो बाहर की तरफ राइज होते हैं। और एक जगह पे जो एक्टिन बाइंडिंग लूप है ये क्या करता है, एक्टिन के साथ अटैच होता है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो देखते हैं डिटेल में। स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या स्टेप होते हैं। इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिग्नल है मसल्स के पास आता है, किसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा। मोटर न्यूरॉन क्या होती हैं, जो मसल्स को, जो सिग्नल को ब्रेन से लेके आती हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या होती हैं, जो सेंस रिसेप्टर से जो ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाती हैं। तो मोटर यूनिट क्या होती है, ए मोटर न्यूरॉन अलोंग विद मसल फाइबर। जब जो मसल फाइबर के साथ में जो मोटर न्यूरॉन है वो अटैच हो जाती है, जो स्ट्रक्चर बनती है, तो उसको क्या बोला जाता है, मोटर यूनिट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट क्या होता है, ये जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलीमा। तो जो मोटर न्यूरॉन जब आके सिग्नल छोड़ती है किसके पास, सार्कोलीमा के पास, उनके बीच में जो जंक्शन होता है, खाली जगह होती है, तो उसको मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। मतलब नर्व सेल और मसल्स के बीच में जो जंक्शन का काम करती हैं। न्यूरल सिग्नल रिलीज ए न्यूरोट्रांसमीटर एसिटोकोलाइन विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलीमा। तो जो न्यूरल सिग्नल आता है उसके अंदर एक एसिटोकोलाइन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, मतलब एक सिग्नल होता है जो कि एक्शन पोटेंशियल को क्रिएट करता है सार्कोलीमा के अंदर। एक्शन पोटेंशियल मतलब करंट को पैदा करेगा सार्कोलीमा में, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और जो ये चार्ज है ये पूरी मसल फाइबर में फैल जाता है एंड काज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें से जो कैल्शियम आयन है वो बाहर की तरफ रिमूव हो जाते हैं, जो कि अभी सार्कोप्लाज्म में आ जाते हैं। बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट रिमूविंग मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर माइसिन। तो अब क्या होएगा, जो कैल्शियम है, कैल्शियम बाइंड करते हैं किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। जो ट्रोपोनिन एक्टिन के अंदर पाया जाता है उसके साथ जाके वो बाइंडिंग करते हैं, और वो क्या करते हैं, मास्किंग, जो मास्क वो लिए हुए थे उसको रिमूव करते हैं। कहाँ पे मास्क था, वो एक्टिव साइट के ऊपर था, जो एक्टिव साइट्स ऑफ द मायोसिन। मायोसिन के ऊपर जो एक्टिव साइट के ऊपर जो मास्क बना रहता है जो कि इनएक्टिव स्टेज में होता है, तो उस मास्क को भी ये रिमूव करते हैं। यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस एंड मायोसिन हेड बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। तो एटीपी हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जो एनर्जी पैदा होती है, तो उससे जो मायोसिन के हेड रीजन होता है, जो हेड रीजन देखा था हमने, वो जो मायोसिन जो एक्टिन होता है, एक्टिन की एक्टिव साइट के, जो ट्रोपोनिन की एक्टिव साइट है वहां पे जाके बाइंडिंग करना स्टार्ट कर देता है, और वो क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है। थिक फिलामेंट पुल्स अटैच्ड
एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। तो अब अटैचमेंट की वजह से जो थिक फिलामेंट है, मायोसिन है, वो एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचता है, मतलब ए बैंड की तरफ खींचना शुरू कर देता है, मतलब ए बैंड का जो सेंटर है, सेंटर की तरफ खींचता है। जेड लाइन पुल्ड इनवर्ड एंड देयर बाई काजिंग ए शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर। जो जेड लाइन है, जो दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमेयर्स हैं, तो दोनों जेड लाइन पास पास में आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो सार्कोमेयर है उसकी लेंथ कम हो जाती है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, सिकुड़ना बोलते हैं। आई बैंड गेट रिड्यूस्ड एंड वेयर ए बैंड रिटेन लेंथ। आई बैंड है, उनकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है, जबकि ए बैंड होते हैं वो अपनी लेंथ को बनाए रखते हैं, उनकी लेंथ में कोई कमी नहीं होती। मायोसिन रिलीजिंग एडीपी एंड पीआई गोज बैक इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। जो मायोसिन है बाद में वो क्या करता है, एटीपी से जब एडीपी प्रोड्यूस करेगा, मतलब एनर्जी जो भी ये यूज कर लेता है, तो ये नॉर्मल रिलैक्स्ड स्टेट में चला जाता है। जब तक एनर्जी रहेगी तो ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा, और जैसे ही एनर्जी ये खत्म हो जाती है तो ये रिलैक्स्ड स्टेट में चला जाता है। और अब क्या होगा, ए न्यू एटीपी बाइंड एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। तो नया जो एटीपी है वो आगे बाइंड होएगा, और जो पहले वाला क्रॉस ब्रिज है वो ब्रोक होएगा, टूट जाएगा। एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय मायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड। तो एटीपी अब दोबारा से हाइड्रोलाइज होएगा, दोबारा एनर्जी बनेगी, दोबारा जो मायोसिन हेड है वो क्या होएगा, एक्टिन के ऊपर अटैच होएगा, और साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिजिंग है, ये लगातार बढ़ते रहते हैं और टूटते रहते हैं। प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन आर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने। सिस्टर्ने मतलब जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जब तक कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में रहेंगे तब तक ये जो क्रॉस ब्रीजिंग बनने की जो प्रोसेस है वो लगातार बनती रहेगी, मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आयन कम हो जाते हैं तो जो मसल्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में आ जाती हैं। तो रिजल्टिंग इन मेकिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट काजिंग रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स बैक टू दियर ओरिजिनल पोजिशन रिलैक्सेशन। तो जब ये कैल्शियम आयन वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं, जहाँ से इनको छोड़ा गया था बाहर, किसकी वजह से, जो इनके पास एक्शन पोटेंशियल आया था उसकी वजह से, तो ये क्या है, वापस वहाँ पे जाएंगे, तो जिसकी वजह से रिलैक्सेशन स्टेट में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो जेड लाइन है वो चली जाती है, मतलब जो उसका नॉर्मल साइज था उसमें वो मेंटेन कर लेती है। तो हम जो डायग्राम से देखते हैं किस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बोल रहे थे, तो ये है, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, मायोसिन हेड स्प्लिट्स एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड। तो क्या होएगा, जो मायोसिन है, मायोसिन के जो हेड होते हैं, जो थिक फिलामेंट है, तो उसके हेड रीजन में जो एटीपी है वो बाइंड होएगा, और वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, जो हेड रीजन है वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जाके एक क्रॉस ब्रिज बनाता है, और ये क्रॉस ब्रिज की वजह से फिर क्या होएगा, मायोसिन हेड रोटेट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर पावर स्ट्रोक। तो जिससे क्या होएगा, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो मायोसिन है वो सार्कोमेयर का सेंटर है उसकी तरफ खिंचाव करता है, और इस खिंचाव की वजह से जो एक्टिन फिलामेंट है ये इसको अपनी तरफ खींचता है। और उसके बाद नेक्स्ट एटीपी आएगा, जैसे जितना ज़्यादा ये खींच सकता है मायोसिन को उतना ज़्यादा ये खींचता है। जैसे इसमें देख सकते हैं हम, यहाँ पे जो बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये वाला जो रीजन है वो कितना ज़्यादा पीछे जा चुका है। तो ये खिंचाव करता है, और उसके बाद जैसे ही एज मायोसिन हेड बाइंड्स एटीपी, जब ये दोबारा एटीपी के साथ बाइंड करेगा तो दोबारा से जो यहाँ पे क्रॉस ब्रीजिंग है वो टूटेगी, और उसके बाद किसी दूसरे जगह से जाके वो अटैच हो जाता है। मान लो यहाँ से अटैच होएगा, फिर क्या करेगा, ये और ज़्यादा खींचेगा इसको, मतलब ये इस तरीके से खिंचाव करता रहता है, और जितना ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्शन करता रहेगा, मसल्स की जो लेंथ है, सार्कोमेयर की लेंथ है वो कम होती चली जाती है, मतलब ये और ज़्यादा जो मूवमेंट है वो और इस साइड में, मतलब पीछे की तरफ धकेलता रहेगा, इसको सेंटर की तरफ धकेलता रहेगा। इसको हम जो मूविंग पीक है वहाँ से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कैल्शियम आएगा, कैल्शियम ने जो ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग की, और यहाँ से जो बाइंडिंग साइट है वो राइज हुई, और यहाँ पे जो एक्टिन हेड है वो क्या हो गया, स्टार्ट हुआ। जैसे यहाँ पे शुरुआत में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आते हैं, सिग्नल आते हैं, सिग्नल किसके पास आएंगे, मसल्स के पास, और जो ये कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे, और यहाँ से जो हेड है वो एक्टिव साइट बनेगी, और जो हेड रीजन है वो देख सकते हैं ये आगे के आगे मूव करता रहता है इस तरीके से, मतलब सेंटर की तरफ लेके आएगा इसको, और जितना ज़्यादा सेंटर की तरफ लेके आता रहता है हेड रीजन, उतना ही ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो शो होती रहती है। तो ये है एक्टिन, ये मायोसिन फिलामेंट ऊपर वाला एक्टिन फिलामेंट है।
तो मेन चीज़ है जो बाइंडिंग साइट है ये आगे के आगे मूव करती रहती हैं बार बार, जो हेड है फिर अगले वाले हिस्से से अटैच होएगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होती है। उसके बाद है रेड एंड वाइट फाइबर्स। जो मसल फाइबर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रेड एंड वाइट। रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। रिएक्शन का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, इसमें जो टाइम लगता है इसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो ये अलग अलग मसल्स में अलग अलग इसकी जो टाइम पीरियड है वो हो सकता है। मसल कंटेन रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन स्टोरिंग एक पिगमेंट होता है जिसको मायोग्लोबिन बोला जाता है। और रेड फाइबर्स क्या होते हैं, मायोग्लोबिन कंटेंट इज गिविंग ए रेडिश अपीयरेंस। तो ऐसे मसल फाइबर के पास मायोग्लोबिन अच्छा खासा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका जो रंग है वो लाल रंग का दिखाई देगा। फाइबर्स कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका मतलब लाल रंग ज़्यादा है तो मायोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर किए हुए है। और ज़्यादा ऑक्सीजन की कहाँ जरूरत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इनको एरोबिक मसल्स भी बोलते हैं। और ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन इसका मतलब ये ज़्यादा एक्टिव मसल्स होती हैं। रेड फाइबर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव मसल होती हैं। जबकि जो व्हाइट फाइबर हैं इनके पास मायोग्लोबिन बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पेल या फिर व्हाइटिश दिखाई देती हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो वाइल अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो भी यहाँ पे कम मिलेंगी, आल्सो लेस, जबकि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज़्यादा मिलते हैं। दे डिपेंड ऑन अनारोबिक प्रोसेस ऑफ फॉर द एनर्जी। तो ये किसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अनारोबिक प्रोसेस के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती है। ऊपर वाले का पॉजिटिव है। फैटिग क्या होती है, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो प्लांट्स वाले चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे, वैसे एनिमल में भी सेम ही रेस्पिरेशन का प्रोसीजर सेम ही होता है। तो मसल्स के अंदर क्या होता है, जब प्रॉपर अमाउंट में O2 नहीं पहुंचती है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, लैक्टिक जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड बनाता है। और लैक्टिक एसिड एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, और जिसकी वजह से यदि वो टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स में इकट्ठा होता रहेगा तो मसल्स हैं वो फैटिक, थकान होना शुरू हो जाती है। और एक टाइम के बाद जो मसल्स हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर देती हैं। तो जब रेस्ट करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड है लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और जो लीवर क्या करेगा, वापस इस टॉक्सिक सब्सटेंस से पायरुवेट है वो बना लेता है। और जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड खत्म होता रहेगा, थकान है वो कम होती रहेगी। स्केलेटल सिस्टम से कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड ए फ्यू कार्टिलेज। जो स्केलेटल सिस्टम होता है ह्यूमन में वो हड्डियों का और कुछ कार्टिलेज भी मतलब एक स्केलेटन में ही रोल प्ले करती हैं। ये प्लाइएबल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, जबकि बोन क्या होती हैं, रिजिड होती हैं। तो इनके ढांचे से बना होता है ये। हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट सोन बाय बॉडी। जो मूवमेंट्स होती हैं, लोकोमोशन होती हैं, उनमें मसल्स के साथ मिलकर ये काम करता है। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो बोन्स हैं और कार्टिलेज हैं ये स्पेशल प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जैसे इनके अंदर ब्लड भी आ जाता है। जैसे हम जब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमने देखे थे, अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन देखी थी जब एनिमल्स के अंदर, तो उसके अंदर जब ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं तो वहाँ पे भी डिस्कस किए थे। और यहाँ पे कंप्लीट हम बोन्स के बारे में देखेंगे। बोन्स हैज ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम साल्ट इन इट। जो कैल्शियम के अलग अलग साल्ट पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, उसकी वजह से जो इसका मैट्रिक्स होता है, जो इंटरनल मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। कार्टिलेज हैज ए स्लाइटली प्लाएबल एंड मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रियोटिन साल्ट है। तो कॉन्ड्रियोटिन साल्ट प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज के अंदर, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नरम होता है, लचीला होता है। जो स्केलेटल सिस्टम है वो 206 बोन से मिलकर बना होता है, और कुछ कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिवीजन। जो स्केलेटल सिस्टम है इसको दो भागों में हम पढ़ते हैं। एक एक्सियल स्केलेटन होता है जो बॉडी एक्सिस में प्रेजेंट होता है, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसमें जो ब्रेन और जो वर्टिब्रल कॉलम वाला जो पोर्शन है वो आ जाता है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हमारे अपेंडिक्स होते हैं, जो अपेंडिक्स क्या, जो हमारे अलग अलग लिम्स होते हैं, लिम्स के अंदर जो भी बोन होती हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, उनके अंदर जितनी भी हड्डियाँ वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में पड़ी जाती हैं। और साथ में जो गर्डल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन देखते हैं सबसे पहले। कॉम्प्राइजेज 80 बोन्स। तो जो एक्सियल स्केलेटन है वो 80 हड्डियों का बना होता है। अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ बॉडी, बॉडी का जो मेन एक्सिस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं 80 बोन।
कंस्टिट्यूटेड बाय स्कल, वर्टिबल कोलम, स्टर्नम एंड रिब एक्सियल स्केलेटन। तो जो एक्सियल स्केलेटन है वो मेन हिस्से क्या रहते हैं, इसमें स्कल होता है, खोपड़ी, जिसको क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्टर्नम जो कि थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होती है, जिसको नीफ बोन भी बोलते हैं, चाकू जैसी हड्डी होती है, जिसपे ये जो रिब्स हैं, जो रिब केज हैं, रिब केज में प्रेजेंट होती हैं। रिब्स क्या हैं, जो एक अस्थि पिंजर बनाती हैं, जिसमें फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। स्कल सबसे पहले देखते हैं एक्सियल स्केलेटन में, जिसके अंदर 22 बोन्स होती हैं, कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन, क्रेनियल एंड फेसियल। तो स्कल के अंदर दो हिस्सों में बोन पाई जाती हैं। तो क्रेनियल, क्रेनियल मतलब जो क्रेनियम ब्रेन बॉक्स होता है, जो कि ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है क्रेनियम। और फेसियल जो चेहरे में जो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 14। क्रेनियल फॉर्म हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर ब्रेन। जो क्रेनियल होती हैं, क्रेनियल बोन्स, वो क्या करती हैं, क्रेनियम बनाती हैं, जो कि एक ब्रेन के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। फेसियल रीजन इज मेड अप ऑफ द स्केलेटल एलिमेंट्स विच फॉर्म फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। जो खोपड़ी का जो आगे वाला भाग होता है, जिसमें नाक वगैरह या फिर जो माउथ है, जा है, जबड़ा वगैरह, तो इसकी जो हड्डियां हैं वो टोटल कितनी आ जाती हैं, 14। हायोड ए सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड इज प्रेजेंट, मतलब इसको हायोड बोन बोलते हैं, जो सिंगल यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बक्कल कैविटी के बेस में। जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बक्कल कैविटी पढ़ी है, तो जैसे जहाँ पे टंग प्रेजेंट होती है, तो टंग के थोड़े से नीचे प्रेजेंट होती है हायोड बोन। ईयर ओसिकल्स भी प्रेजेंट होती हैं स्कल में। ये क्या होती हैं, ईच मिडल ईयर, प्रत्येक जो ईयर का जो मिडल पोर्शन होता है, उसके अंदर 3 टीनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। तो ये जो 3 बोन्स हैं प्रत्येक ईयर में होती हैं, तो टोटल 6 ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, स्कल में ही होती हैं ये भी। स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद सुपीरियर रीजन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ओसिपिटल कोंडाइल्स, डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। मतलब जो स्कल रीजन है वो किसके साथ जुड़ा होता है, वर्टिब्रल कॉलम का जो सुपीरियर रीजन है, मतलब बिल्कुल ऊपर वाले रीजन के साथ जुड़ा होता है, किसकी मदद से, 2 ओसिपिटल्स, मतलब 2 पोर प्रेजेंट होते हैं खोपड़ी के अंदर, जो बेस वाले पोर्शन में, जहाँ पे वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी आके जुड़ती है, और 2 ओसिपिटल कोंडाइल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डाई कोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। उसके बाद है, यदि यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं टोटल, तो टोटल कितनी बोन्स हो जाती हैं, 14 प्लस में 8, 22 जो स्कल के अंदर है, और इसके अलावा जो हायोड बोन है वो भी हम यहाँ पे काउंट करेंगे, 23, और ईयर ओसिकल कितनी हो जाती हैं, 6 मिला के टोटल 29 बोन्स हैं, वो हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है जो एक्सियल स्केलेटन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो रेड कलर का पोर्शन जो भी दिखाई दे रहा है 3D व्यू में, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, और जबकि जो व्हाइट कलर का पोर्शन है वो एक्सियल स्केलेटन है, जिसकी बात हमने अभी खोपड़ी में जो अलग अलग बोन्स हैं वो देखी हैं। वो टोटल 22 बोन्स होती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 7 बोन होती हैं वो अलग अलग रीजन में प्रेजेंट होती हैं। और जो ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हमने स्केलेटन को 2 भाग जो देखे हैं, और ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है एक्सियल स्केलेटन, जिसके अंदर स्कल आ जाती है। उसके बाद जो सर्विकल बोन, वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में अलग अलग बोन्स पड़ेंगे, और उसके बाद जो रिब केज है, अस्थि पिंजर है, जिसके अंदर फेफड़े सुरक्षित रहते हैं, वो आ जाता है। ये हमारा वेंट्रल व्यू है, ये डोर्सल व्यू है, बैक वाली साइड से दिखाई देता है ऐसा, ये फ्रंट साइड से दिखाई देता है। उसके बाद है स्कल। स्कल में हम देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ जो रेड कलर का पोर्शन है, ये टोटल 8 बोन होती हैं, जो फेस वाले साइड में होती हैं, जो वहाँ पे 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद जो ईयर ओसिकल्स हैं 6 बोन, अंदर एक हायोड बोन प्रेजेंट होती है, और ये फेस बोन होती हैं 14। ये 8 क्या है, ऊपर वाले हिस्से में जो खोपड़ी की बोन होती है, और फेस वाली साइड में 14 बोन्स होती हैं। और एक ये जो हायोड बोन देख सकते हैं जो जीभ के नीचे प्रेजेंट होती हैं, और ये जो 3 बोन्स हैं ये ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ईयर ओसिकल्स में, जो कि स्टेप्स, इनकस और मैलस प्रेजेंट होती हैं। तो अलग अलग बोन्स ये क्या करती हैं, साउंड वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये अलग अलग जो बोन्स हैं, खासकर हमने इसमें ज़्यादातर किसकी बात करी है, जो स्कल के अंदर अलग अलग टाइप की जो बोन पाई जाती हैं, टोटल 29 बोन हो जाती हैं, 8 प्लस में 14, 22 प्लस में 1 जो हायोड बोन है 23, और जो टोटल यहाँ पे 3 एक ईयर में है, और 3 ही दूसरे ईयर में मिलेंगी, तो 6, तो 29 बोन यहाँ पे हम काउंट कर चुके हैं।
उसके बाद बात आती है वर्टिब्रल कॉलम की, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। फॉर्म्ड बाय 26 स्टेरली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड द वर्टिब्रा एंड इज डोर्सली प्लेस्ड। जो रीढ़ की हड्डी वो 26 अलग अलग यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसको वर्टिब्रा बोलते हैं, और ये डोर्सली मतलब पीठ वाली साइड में प्रेजेंट होती हैं, बैक वाली साइड में। एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल एंड कंस्टिट्यूट्स मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। तो क्या होती है, ये जो खोपड़ी के बिल्कुल बेस से स्टार्ट होती है और जो हमारा ट्रंक के अंदर जो थोरेसिक रीजन और एब्डोमिन रीजन आ जाता है, तो उसका जो मेन फ्रेमवर्क बनाने का काम करती है। ईच वर्टिब्रा हैज ए सेंट्रल होलो पोर्शन। प्रत्येक जो वर्टिब्रा के अंदर एक खाली जगह होती है बीच में, जिसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं। और इसी कैनाल में से क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास होती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जो कि ब्रेन से सिग्नल लेके आती है, जो नर्व्स का जो जाल होता है वो इसके बीचों बीच जाता है। फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस बोलते हैं, जो क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है, मतलब जोड़ती है किसको, स्कल को। मतलब जो ओसिपिटल कॉन्डाइल्स होता है स्कल्स को, स्कल के उनके साथ ही अटैच करती है एटलस, जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है। और इसको हम मेनली जो वर्टिब्रल कॉलम है अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे सर्विकल, ये गर्दन की हड्डियां होती हैं 7। थोरेसिक रीजन जो चेस्ट रीजन होता है, जो कि अस्थि पिंजर बनाता है, 12 हड्डियां होती हैं वहाँ पे। लंबर, पेट की हड्डियां होती हैं 5। सर्कल एक होती है फ्यूज्ड, और कोकीजियल ये भी एक होती है, इसको टेल बोन भी बोलते हैं, जो कि कोकीजियल बोन होती है। उसके बाद फंक्शन क्या होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, जो कि ब्रेन से सिग्नल लेके आती हैं। स्पोर्ट हेड को भी ये सहायता प्रदान करती है, एक जगह पर स्थिर रखती है। सर्व्स एज पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। जो बैक की मस्कुलेचर होती है और जो रिब्स हैं उनको जोड़ने का भी काम करती हैं। रिब्स वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही अटैच होती है, और जो बैक के अंदर जितनी मसल्स होती हैं वो भी वर्टिब्रल कॉलम के साथ आके अटैच होती हैं। एक्सटर्नम होता है, जो कि फ्लैट बोन होती है, चपटी बोन होती है, जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, थोरैक्स के बिल्कुल बीचों बीच, जो जहाँ पे आगे की साइड में जो रिब्स हैं वो आके जुड़ती हैं। तो ये देख सकते हैं हम, जो रीढ़ की हड्डी है ऊपर स्कल होता है, और स्कल से जस्ट स्टार्ट हो जाती है सर्विकल वर्टिब्रा, जो 7 होती हैं। C1 to C7 रिप्रेजेंट किया जाता है। थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं 12, जिसको T1 to T12 रिप्रेजेंट करते हैं। लंबर बोन जो कि एब्डोमिन रीजन में प्रेजेंट होती हैं, वो L1 to L5 रिप्रेजेंट की जाती हैं। और उसके बाद सैक्रम के अंदर 5 फ्यूज्ड बोन होती हैं, और एक जो कोकिजियल नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो हम काउंट करते हैं तो कितनी बोन हो जाती हैं, 26 बोन, जो 26 वर्टिब्रा यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। वर्टिब्रा बोलते हैं यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बोन्स होती हैं। उसके बाद है, जैसे हमने डिस्कस किया है, जैसे कोक्सिक्स रीजन हम यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे वो स्लाइड में कटा हुआ था, सैक्रम के अंदर 5 फ्यूज्ड होती हैं, और यहाँ पे नंबरिंग की गई है C1 C2 C3। तो हर एक बोन को हम डिटेल में देख सकते हैं। यदि यहाँ भी डिटेल में नहीं दिख रही हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्विकल रीजन की बोन्स हैं, जो कि 26 होती है, और अंदर से खोखली होती हैं। ये 7 हड्डियाँ होती हैं टोटल, जो कि C1 to C7 चलती हैं। सर्विकल बोन गर्दन की हड्डियाँ बोलते हैं इनको। ये आ जाती है थोरेसिक। हम काउंटिंग भी करें तो टोटल 12 आएंगी। ये 12 क्यों होती हैं, क्योंकि रिब्स होती हैं जो 12 पेयर्स में होती हैं, जो इन्हीं के साथ आगे अटैच होती हैं, और ये रिब्स के साथ मिलकर रिब केज को बनाती हैं। उसके बाद है लंबर बोन, जो कि 5 होती हैं, पेट में प्रेजेंट होती है, L1 to L5। और उसके बाद हैं ये 2 बोन्स होती हैं, जो सैक्रम एंड कोकाई या कोकिस या कोकिजियल बोलते हैं। जो रेड कलर है वो कोकिजियल है, और ये वाली जो बोन है जो जिसको सैक्रम बोन बोलते हैं। उसके बाद है रिब्स। रिब्स भी एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। 12 पेयर ऑफ थिन फ्लैट बोन्स, चपटी हड्डियां होती हैं, ये पतली और चपटी हड्डियां 12 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। कनेक्टेड डोर्सली टू द, पीछे की साइड में ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं, जबकि वेंट्रल साइड में ये स्टर्नम बोन के साथ आके आगे अटैच होती हैं। टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल एंड बाइसिफेलिक। तो जो इसकी डोर्सल सरफेस है, मतलब पीछे वाली जो साइड होती हैं रिब्स की, वो 2 आर्टिकुलेशन सरफेस का मतलब है दो जगह से अटैच होती है। ये एक ही जो रिब्स होती है 2 जगह से अटैच होती हैं, जिसकी वजह से इनको बाइसिफेलिक बोलते हैं। 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब क्या होती हैं, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। तो पहले जो 7 पेयर होते हैं रिब्स के, उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रू, क्योंकि ये
डोर्सली साइड में तो किसके साथ अटैच होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ, और जो वेंट्रल साइड में ये स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। तो हाईलाइन टाइप के जो कार्टिलेज होते हैं उनके साथ में ये स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। उसके बाद है वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल या फाल्स रिब बोलते हैं इसको। 8th, 9th एंड 10th पेयर जो होता है रिब्स का, वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि वो एक जो कॉन्ड्रियल जो रिब्स जो कॉन्ड्रियोसाइट्स होती हैं हेलाइन कार्टिलेज, उनके द्वारा ये अटैच होता है। जो 7th केस में हमने देखा था ना, 7th जो अलग अलग टाइप की जो वर्टिब्रा है, ये जो रिब्स हैं जो आगे वाले पोर्शन में आके हेलाइन कार्टिलेज से अटैच होती हैं, तो इनका कोई अलग अलग हेलाइन कार्टिलेज नहीं होता। ये 7th वाले जो हेलाइन कार्टिलेज है, 7th पेयर रिब्स है, उसके साथ ही ये जो तीनों पेयर हैं उसके साथ आके ये अटैच होते हैं। उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स, लास्ट के 2 पेयर होते हैं, 11वां और 12वां पेयर, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि वो आगे मतलब पीछे से तो शुरू हो जाती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती है। पिक से हम इनको ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। और रिब केज क्या होता है, फॉर्म्ड बाय थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स एंड स्टर्नम, इन सबसे मिलके जो एक पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं, अस्थि पिंजर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पीछे वाला जो पोर्शन है वो खाली छोड़ रखा है, वो वर्टिब्रल कॉलम का है, और जो व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है वो क्या है, बोन्स हैं, और जो ये येलोइश पेल येलोइश कलर दिखाई दे रहा है ये हेलाइन कार्टिलेज है। तो हम देख सकते हैं पहले वाली जो 7 पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है, क्योंकि इनके अलग अलग अपने अपने हेलाइन कार्टिलेज हैं। जबकि नीचे वाले जो 3 पेयर हो गए, 8th, 9th और 10th, इनका जो स्पेशल कोई हेलाइन कार्टिलेज नहीं है इनके पास, तो ये क्या है, ये 7th वाले के साथ ही अटैच होके आगे स्टर्नम के साथ जुड़ते हैं। जो स्टर्नम आगे की फ्लैट बोन होती हैं जो कि चेस्ट रीजन में वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती हैं। और यदि हम डिटेल से देखें, जो थोरेसिक केज है, जो मतलब जो चेस्ट रीजन में जो एक पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसमें काउंटिंग कर रखी है 7 तक के जो हैं वो उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। उसके बाद 8th, 9th, 10th को क्या बोलते हैं, फाल्स रिब्स। और जो फ्लोटिंग रिब्स हैं इसके अंदर हम देख सकते हैं ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें बिल्कुल नीचे वाली जो 2 पेयर्स में पाई जाती हैं, 11वां और 12वां पेयर है जो रिब्स का, उनको क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब्स। बाकी जो स्टर्नम है, स्टर्नम के अलग अलग भाग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। वैसे स्टर्नम अकेला भी याद रख सकते हैं, जैसे मैंडिब्रम, बॉडी एंड साइफोड प्रोसेसिस। तो जो नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर होती है साइफोड प्रोसेस बोलते हैं उसको, तो ये स्टर्नम की 3 अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बोन ये एक ही होती है। तो इस तरीके से हम थोरेसिक केज को, और भी जो बोन्स हैं वो ऊपर वाले रीजन में जो प्रेजेंट होती हैं उनको ध्यान रख सकते हैं। बाकी मेन तो यही है, जो पेयरिंग में जो रिब्स होती हैं टोटल 24 तो ये हो जाती हैं रिब्स, और एक जो स्टर्नम बोन है वो कितनी हो जाती हैं, 25। तो ये 25 बोन एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती हैं, जो 26 हमने देखी थी वर्टिब्रा में है, 25 ये होगी, तो कितनी हो जाती हैं टोटल 51। और 51 तो हमने किसके अंदर देखी है, वर्टिब्रल कॉलम जो अलग अलग हिस्सा प्रेजेंट होता है। और जो 29 हमने स्कल के अंदर देखी थी बोन, तो 29 एंड 51 टोटल 80 बोन है वो स्कल में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आती है अपेंडिकुलर स्केलेटन की बारी। तो बोन्स ऑफ लिम्स देखते हैं सबसे पहले। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स, प्रत्येक जो लिम्ब है उसके अंदर 30 बोन्स होती हैं। सबसे पहले हैंड के अंदर देखते हैं हम 4 लिम्ब जिसको बोलते हैं। एक हाथ में एक ह्यूमरस बोन होती है जो कि बाजू में प्रेजेंट होती है। उसके बाद रेडियस एंड अल्ना, ये बाजू से आगे जो कोनी से आगे वाला जो पोर्शन होता है, रेडियस अल्ना 2 हड्डियां होती हैं ये एक हाथ में। उसके बाद कार्पल आ जाती हैं, जिसको रिस्ट बोन जो कलाई के अंदर हड्डियां होती हैं 8 फ्यूज्ड होती हैं ये। मेटाकार्पल्स पाम बोन बोलते हैं, जो कि हथेली बनाती है हमारी, मेटाकार्पल्स 5 होती हैं नंबर में। और उसके बाद फेलेंजिज जो कि डिजिट्स बोलते हैं जिसको, ये 14 होती है नंबर में जब हम काउंटिंग वगैरह करते हैं। वैसे काउंटिंग मेन तो 5 करते हैं, लेकिन एक एक जो पार्ट बने हुए हैं उंगली के अंदर और थंब के अंदर 2 बने हुए हैं, प्रत्येक उंगली में 3 बने हुए हैं, तो टोटल 14 बोन्स वो होती हैं, फेलेंजिज बोलते हैं उनको। तो यदि यहाँ पे काउंटिंग करें, एक ह्यूमरस बोन है, एक रेडियस, एक अल्ना, 3, तो ये होगी 3 और 8 11, 11 और 5 16, और 16 और 14 30 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इसी प्रकार से लेग जो हाइंड लिम है उसके अंदर भी 30 बोन होती हैं, जिसमें एक फीमर बोन होती है जिसको थाई बोन बोलते हैं, जहाँ की हड्डी सबसे सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है ये।
उसके बाद पटेला, जिसको नी कैप बोलते हैं, घुटने का जो आगे वाला पोर्शन होता है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर, तो उसको पटेला बोन बोलते हैं। टिबिया फैबुला, जैसे यहाँ पे रेडियस अल्ना थी तो यहाँ पे टिबिया फैबुला होते हैं, 2 बोन्स होती हैं। टार्सल्स 7 होती हैं, जैसे यहाँ पे कार्पल होती हैं, यहाँ पे टार्सल होती हैं। यहाँ पे 8 थी, यहाँ पे 7 है। 7 क्यों है? क्योंकि एक बोन वहाँ पे एक्स्ट्रा यूज में हो गई है, पटेला बोन है वहाँ पे आ गई है वो, इसलिए यहाँ पे 7 बोन्स रह जाती हैं। उसके बाद मेटाटार्सल्स, ये हमारी पंजे के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं, ये एडी के अंदर होती है, ये पंजे के अंदर होती है, एडी जो पाँव का पंजा होता है। उसके बाद फ्लेंजेज, फ्लेंजेज ऐसे ही 14 होती हैं जैसे हाथ में होती हैं। तो इस तरीके से 30 बोन्स एक पाँव में, 30 दूसरे पाँव में, 60 तो पाँव में होगी, और इसी प्रकार से एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, तो सेट 60 वहाँ पे होगी। 60 + 60 कितनी हो जाती हैं? 120 बोन्स लिम्स में प्रेजेंट होती हैं। तो कितनी काउंटिंग रहेगी? 120 प्लस में 80, तो 200 होगी, तो बच जाती हैं 6 बोन। और जो उससे पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। जो हाथ है, हाथ में ह्यूमरस बोन होती है जो बाजू में होती है। उसके बाद कार्पल्स, कार्पल्स को गलत यहाँ पे बता रखा है, कार्पल्स कोनी में नहीं होती हैं, ये इस जगह पे कलाई वाले रीजन में होती हैं कार्पल्स। और उसके बाद रेडियस एंड अल्ना, तो जो रेडियस और अल्ना होती हैं वो हमारी जो कलाई से और जो कलाई और जो कोनी है उसके बीच में प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद जो कलाई है, कलाई के अंदर कार्पल्स होती हैं 8, और जो मेटाकार्पल्स क्या होती हैं? पाम हथेली के अंदर होती हैं। और डिजिट्स जो फैलेंजेस बनाते हैं वो 14 बोन्स होती हैं। इसी प्रकार से जो लेग है, लेग में फीमर होती है, फीमर के आगे जो एक पटेला बोन होती है जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। उसके बाद फीबिया टिबिया होती हैं। उसके बाद टार्सल्स होती हैं जो एडी में प्रेजेंट होती हैं, और फेलेंजेस, और बीच में मेटाटार्सल्स होती हैं जो कि जो पंजे, जो पाँव के पंजे हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती हैं ये। उसके बाद है जो 6 बोन है उनकी काउंटिंग और करते हैं अभी बची हुई होगी, वो होती हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट। तो ये क्या होते हैं? हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। तो ये जोड़ का काम करते हैं, जो हमारे हाथों को और पैरों को किसके साथ जोड़ते हैं? एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ते हैं। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स, प्रत्येक जो गर्डल है वो 2 आधे आधे भाग से बना होता है। पेक्टोरल गर्डल ये क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला। तो जो पेक्टोरल गर्डल है उसके अंदर 2 बोन पाई जाती हैं, क्लेविकल एंड स्कैपुला, और 2 होते हैं, ये पेयर में होते हैं दोनों के दोनों। तो एक में 2 हैं तो दूसरे में भी 2 मिलेंगे, तो टोटल 4 बोन है वो पेक्टोरल गर्डल में प्रेजेंट होती हैं। तो स्कैपुला देखते हैं पहले क्या है। ए लार्ज ट्रायंगुलर बोन, फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट, बैक वाली साइड में जो अपर बैक होता है वहां पे एक ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट होती है जो हम बाहर से महसूस कर सकते हैं। तो वो थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होती है, डोर्सल रीजन होता है जो थोरैक्स का। बिटवीन द सेकंड एंड द 7th वर्टिब्रा, जो सेकंड से लेकर 7th वर्टिब्रा तक या रिब्स तक वो फैली होती हैं। हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड रिज, और इसी के अंदर एक थोड़ा सा उभार होता है जिसको स्पाइन बोलते हैं। विच प्रोजेक्ट्स एट एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस एक्रोमियन, एक्रोमियन, जो कि प्रोजेक्ट एज का मतलब बाहर की तरफ एक चपटे में भाग में एक्सटेंड होता है, और उसको एक्रोमियन बोलते हैं। तो बोन एक ही है, इसके अलग अलग भाग को स्पाइन और एक्रोमियन बोला जाता है। उसके बाद है क्लेविकल। तो क्लेविकल क्या है? आर्टिकुलेट्स 4 लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन। तो क्लेविकल बोन, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। तो क्या करता है ये? जो हमारे 4 लिम्स हैं उनको अटैच करता है एक्सियल स्केलेटन के साथ में। तो ग्लिनोइड कैविटी होती है एक बिलो द एक्रोमियन एज ए डिप्रेशन, इज ए डिप्रेशन विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन। जो ह्यूमरस बोन होती है उसके हेड जो रीजन होता है वो, जो डिप्रेशन के अंदर एक जो गड्ढा सा बना होता है इसके अंदर, जिसको ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। तो ये क्या करती है? शोल्डर जॉइंट, जो कंधे का जॉइंट है वो बनाती हैं। ईच क्लेविकल इज लॉन्ग स्लेंडर बोन विद 2 कर्वेचर। प्रत्येक जो क्लेविकल बोन है वो सिलेंडर का मतलब सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी, और 2 कर्वेचर मतलब 2 कर्व बने हुए हैं इसके अंदर। कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं क्योंकि जो कॉलर रीजन होता है, जो शर्ट का कॉलर होता है, वहीं पे ये प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद पेल्विक गर्डल, तो कंसिस्ट ऑफ 2 कोक्जल बोन। तो ये 2 कोक्जल बोन प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम काउंटिंग कर सकते हैं, ऊपर 4 बोन पड़ी थी, 2 बोन यहाँ पे हो जाती हैं पेल्विक गर्डल में। और जो कोक्जल बोन है इनके अंदर 3 बोन प्रेजेंट होती हैं जो कि फ्यूज्ड होती हैं, उनको अलग अलग नहीं पढ़ते हम।
इलियम, इस्कियम और ये इस्कियम बोलते हैं या फिर प्यूबिस, जो 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं ये। और एक एसिटिबुलम होता है, एसिटिबुलम जैसे ऊपर हमने ग्लिनोइड कैविटी देखा था, ऐसे ये कैविटी बनी होती है। ये कैविटी एट ए पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अबो बोन्स टू विच थाई बोन आर्टिकुलेट्स। जैसे ऊपर जो फीमर बोन है वो अटैच होती है, यहाँ ऊपर जो ह्यूमरस बोन अटैच हुई थी, यहाँ पे फीमर बोन है इस कैविटी के अंदर आके अटैच होती है। टू हाफ्स ऑफ पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइबर्स कार्टिलेज। तो जो दोनों आधे भाग होते हैं ये कोएक्सियल बोन के, ये पेल्विक गर्डल के जो आधे हाफ होते हैं वो आगे आके वेंट्रल साइड में, मतलब आगे वाले पोर्शन में आके वो प्यूबिस साइम्फिसिस रीजन में आके मिलते हैं, या फिर एक रीजन बनाते हैं प्यूबिस साइम्फिसिस, और जो आके मिलते हैं किसके द्वारा, फाइब्रस कार्टिलेज के द्वारा। तो इनको पिक से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो ये है हमारे जो पेक्टोरल गर्डल है उसका व्यू है। दो होते हैं, तो जैसे ग्लिनोइड कैविटी जहाँ पे जो फीमर बोन, ये जो ह्यूमरस बोन है वो आके अटैच होती है। जो एक ट्रायंगुलर बोन है इसको स्कैपुला बोलते हैं, और जो ये क्लेविकल बोन होती है, कॉलर बोन, ये भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे। तो ये पेक्टोरल गर्डल का काम करते हैं। उसके बाद है इसका 3D व्यू देख सकते हैं। ये क्लेविकल बोन है जो एक डंडी सी निकली हुई है, 2 कर्वेचर होते हैं इसके अंदर, मतलब 2, एक साइड में ये कर्व होता है, एक साइड 2 कर्व बने होते हैं एक ही बोन में, 2 जगह से मुड़ी होती है बोल सकते हैं। एक ट्रायंगुलर बोन है जो कि पीछे बैक वाली साइड में प्रेजेंट होती है, और इसी के अंदर एक ग्लिनोइड कैविटी होती है जो कि ह्यूमरस बोन को आके जोड़ती है। उसके बाद है पेल्विक गर्डल, और पेल्विक गर्डल के अलग अलग भाग होते हैं, इलियम और इस्कियम एंड प्यूबिस, और इसी के अंदर एक जो एस्टाबुलम कैविटी होती है, ये वाला जो रीजन, ये वाली नहीं, ये वाला जो रीजन होता है एस्टिबुलम, इसी के साथ आके जो फीमर बोन है वो आके अटैच होती हैं। और जो पीछे वाला जो पोर्शन है ये हमने जो वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ा था वो वाला रीजन है, ये जो सैरकम एंड कोकाइस या कोकीजियल बोन होती हैं वो वाला वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है, लेकिन जो आगे वाला भाग है वो केवल। तो जैसे यहाँ पे 3D व्यू समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैविटी अभी अच्छे ढंग से देख सकते हैं हम, जो एक उबार सा बना हुआ है तो वर्टिब्रल कॉलम का भाग हो गया, और ये वाली जो एक जो डिप्रेशन बना हुआ है, ये डिप्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम, इसी के साथ आके फीमर बोन अटैच होती है। और जो दोनों हाफ होते हैं कोएक्सियल बोन के वो आगे वाले रीजन में किसके द्वारा अटैच होती है, जो कार्टिलेज के द्वारा। तो उसके बाद जो हमने 206 बोन्स डिस्कस की हैं वो हम उनका काउंटिंग देखते हैं। एक्सियल स्केलेटन पड़ा है और अपेंडिकुलर स्केलेटन पड़ा है। तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन है। जो 80 बोन है वो देखते हैं। जो टोटल 29 बोन हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस की थी उसमें क्रेनियम में 8 है, फेस में कितनी है 14 है, ईयर ओसिकल में 6 है, और एक हायोड बोन है, 29 बोन हो जाती हैं। वर्टिब्रा में कितनी है वैसे 26, और ब्रैक्ट में 33 का मतलब क्या है, वैसे तो टोटल 33 है, लेकिन लास्ट वाली जो कुछ बोन है वो फ्यूज होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ी थी 7 सर्विकल होती हैं गर्दन में, 12 थोरेसिक में, 5 लंबर में, एक सर्कल होती है, सैक्रल बोलते हैं जिसको, 5 होती हैं, वैसे तो ये फ्यूज्ड होती हैं, और एक कोडल भी बोलते हैं इसको, और अलग अलग नाम कोकीजियल, 4 कोकीजियल होते हैं और एक कोकैक्स बोन होती हैं। तो ये आके बिल्कुल क्या होती हैं, एक फ्यूज्ड कंडीशन में पाई जाती हैं। तो टोटल 26 बोन ये होती हैं। उसके बाद स्टर्नम होता है एक, और रिब्स कितनी होती हैं टोटल 24, 12 पेयर्स में प्रेजेंट होती है। जब इनकी टोटल काउंटिंग करेंगे तो हम तो 80 बोन्स हो जाती हैं। और इसी तरीके से 126 जो 126 बोन है वो कहाँ देखी थी हमने, लिम्स के अंदर 120 बोन्स होती हैं। और उसके अलावा जो गर्डल्स होते हैं, गर्डल्स में एक पेक्टोरल गर्डल देखा है, एक पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल क्या करता है, जो शोल्डर का जॉइंट बनाता है, मतलब कंधे होते हैं, और हिप जॉइंट मतलब जो कुल्ले की हड्डी होती है पेल्विक गर्डल बनाती है, उसके अंदर 2 बोन होती हैं, जबकि क्लाविकल एंड स्कैपुला ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेक्टोरल गर्डल के अंदर। और लिम्स में टोटल 120 बोन होती हैं, जो वो यहाँ से देख सकते हैं। 60 बोन हाथों में होती हैं और 60 बोन पाँव में होती हैं। और जो हमने देखी है टोटल काउंटिंग कर रखी है यहाँ पे, ह्यूमरस 2 होती हैं दोनों पाँव में, दोनों हाथों में, और रेडियस भी 2, अल्ना भी 2, कार्पल्स 16 हो जाती हैं, क्योंकि एक हाथ में 8 होती हैं, दूसरे में भी 8, मेटाकार्पल्स 10 होती हैं, फेलेंजिज कितनी हो जाती हैं 28 कैसे, ये काउंटिंग करके दे रखी है। तो फिंगर्स हैं, चारों फिंगर्स में 3 3 होती हैं, एक थंब में 2 होती हैं, तो एक हाथ में
हमारी कितनी हो जाती है 14, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। और इसी तरीके से यहाँ पे जो काउंटिंग है टोटल 60 बोन होती है लेग्स में, और फीमर में 2, फीमर 2 होती हैं, टिबिया 2 होती हैं, फेबुला 2 होती हैं, पटेला भी 2 होती हैं, टार्सल्स 14 होती हैं क्योंकि 7-7 होती हैं, मेटाटार्सल 10 होती हैं 5-5, और फ्लेंजेज ऐसे ही जैसे यहाँ पे ये जो काउंटिंग होती है सेम इसी तरीके से फ्लेंजेज 28 होती हैं। तो यहाँ से एक ओवरव्यू हम ले सकते हैं ह्यूमन स्केलेटन का। जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या होते हैं? जोड़, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन द बोन्स एंड द कार्टिलेज। बोन्स के बीच में, दो हड्डियों के बीच में या फिर बोन्स एंड कार्टिलेज के बीच में जो एक कनेक्टिंग का काम करता है, कॉन्टैक्ट का काम करता है, उनको जॉइंट्स बोलते हैं। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू द जॉइंट्स। जो भी बल पैदा होता है मसल्स के द्वारा, तो उनको जो मूवमेंट्स, उनके द्वारा जो मूवमेंट्स करवाई जाती है वो जॉइंट्स के द्वारा ही करवाई जाती है। यदि जॉइंट्स ना हो तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। वेयर द जॉइंट एक्ट एज ए फुलक्रम, तो जहाँ पे जो जॉइंट्स हैं वो किसका काम करते हैं? मूवमेंट करवाने का, एक सेंट्रल पोर्शन का काम करते हैं। असेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जितने भी जॉइंट्स हैं ये सारे के सारे मूवमेंट्स करवाने में मदद करते हैं। उसके बाद क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म, तो जॉइंट्स को 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं। पहला है फाइब्रस जॉइंट। जॉइंट्स डू नॉट अलो एनी मूवमेंट, ये कोई भी प्रकार की मूवमेंट है वो नहीं शो करते हैं। सोन बाय फ्लैट स्कल बोन, जो सिर के अंदर, जो खोपड़ी के अंदर हड्डियाँ होती हैं बिल्कुल एक दूसरे के अंदर अटैच होती हैं वो, तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती। विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू इन फॉर्म ऑफ स्यूटर्स। तो जो ये बोन्स होती हैं, 8 बोन्स जो हमने स्कल में देखी हैं, तो वो शूटर्स के द्वारा बिल्कुल ही कॉम्पैक्टली अटैच्ड होती हैं, जो क्या बनाती हैं? ब्रेन बॉक्स बनाती हैं। तो वो फाइबर्स जॉइंट के द्वारा अटैच होती हैं। उसके बाद है कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो बोन्स इन्वॉल्व्ड आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज से अटैच होती हैं ये। बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम, तो जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो वर्टिब्रा होते हैं, जो हमने 26 वर्टिब्रा देखे हैं, तो उनके बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, और ये लिमिटेड मूवमेंट ही शो करते हैं, ये ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं करते हैं। उसके बाद है साइनोवियल जॉइंट। सबसे ज़्यादा जॉइंट्स पाए जाते हैं जो करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी। तो इनके अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी पाई जाती है, खाली जगह पाई जाती है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन, दो बोन के बीच में ये जो सरफेस होती है, दो बोन की सरफेस उनके बीच में पाई जाती है। अलोज कंसिडरेबल मूवमेंट, ये अच्छी खासी मूवमेंट्स हैं वो शो करते हैं। एग्जांपल है जैसे साइनोवियल जॉइंट के बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ये कहाँ पे पाया जाता है? ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के अंदर पाया जाता है। एक जगह पे कैविटी बनी होती है डिप्रेशन, एक जगह पे हेड होता है, तो हेड रीजन है वो जैसे बाल होती है, और सॉकेट मतलब एक खाली जगह उसके अंदर जाके फिट बैठ जाता है। हिंज जॉइंट जो कि नी जॉइंट होता है, घुटने का जॉइंट होता है जो। पाइवेट जॉइंट क्या होता है? एटलस एंड एक्सिस का जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ द थंब, जो कार्पल और मेटाकार्पल होता है उनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये जॉइंट्स हैं, बहुत बड़ी चांसेस रहते हैं यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछने के। ये पूछ लेंगे एटलस एंड एक्सिस में कौन सा जॉइंट है, या फिर पाइवेट जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इन जॉइंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद है हम क्लियरिटी लेते हैं फाइब्रस जॉइंट की पिक से। तो फाइब्रस जॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो शूटर्स होते हैं, जो ये स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होती हैं, जिग जैग लाइन होती है खोपड़ी में, तो ये शूटर्स होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो कंधे में, कंधे में वैसे बाल एंड साइकड जॉइंट होता है, लेकिन साथ में जो क्लाविकल बोन जहाँ पे अटैच होती है, तो वहाँ पे उसको सेंडियोमोसिस बोल सकते हैं। और जो जबड़ा होता है, जबड़े के अंदर जहाँ पे दांत अटैच होते हैं, तो वो भी फाइब्रस बोन के द्वारा ही अटैच होते हैं। उसके बाद है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो हमने अलग अलग कार्टिलेज देखी थी, जो कि रिब्स वाला जो पोर्शन है वो स्टर्नम के साथ आके अटैच होता है, और साथ में जो वर्टिब्रल कॉलम है उनके बीच में जो जो रबड़ जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं उनको साइनेफाइसिस बोलते हैं। और साइनोकॉन्ड्रियंसिस बोला जाता है किसके बीच में? जो ये स्पेशल टाइप की जो स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं जो रिब्स हैं। उसके बाद है साइनोवियल जॉइंट, काफ़ी प्रकार के जॉइंट होते हैं, जैसे कि पाइवेट जॉइंट जो हमने देखा था कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये एटलस एंड जो स्टार्टिंग वाली जो वर्टिब्रा होते हैं, तो उनके बीच में प्रेजेंट होता है। बाल एंड सॉकेट देख सकते हैं, एक साइड में बाल है दूसरी साइड में सॉकेट है, तो अच्छे ढंग से मूवमेंट होती है, जो कि
जो हमारा जो ग्लिनोइड कैविटी है उसके अंदर जो ह्यूमरस की हेड रीजन होता है वो फिट बैठता है। उसके बाद कॉन्डिल्योइड जो जॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो रिस्ट बोन है, रिस्ट बोन के साथ में जो रेडियस अल्ना जाके अटैच होती है, ये एक अलग ही जॉइंट है, नया नाम आया है यहाँ पे। सैडल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि हथेली और कलाई के बीच में जो जॉइंट होते हैं। उसके बाद हिंज जॉइंट जो कि लैपटॉप में भी देखने को मिलता है। कुछ ही मूवमेंट पार्टिकुलर मूवमेंट शो करते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कोनी है वहाँ पे, और साथ में जो हमारा नी जॉइंट होता है, घुटना, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो जॉइंट है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, साथ में तो जो फेलेंजेस होते हैं वहाँ भी प्रेजेंट होता है, और साथ में जो वर्टिब्रा होते हैं तो उनके बीच में भी जो ग्लाइडिंग का मतलब है, ग्लाइडिंग करते हैं, फिसलते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो जॉइंट्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, साइनोवियल जॉइंट्स के। उसके बाद है डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। तो क्या किस किस प्रकार की जो बीमारियां पाई जाती हैं। सबसे पहले है मिस्थेनिया ग्रेविस। तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो 12th क्लास में भी आता है, जिसमें क्या होता है, खुद का जो इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम वैसे तो दूसरे जीवों से लड़ता है, लेकिन कई बार ये खुद की सेल्स को जो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और ये किसको पहुंचाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को नुकसान पहुंचाता है, जो नर्वस सिस्टम है जहाँ पे मसल से काम करवाता है। तो वो जो जंक्शंस है वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, लीडिंग टू फैटिग, जिसकी वजह से थकान रहती है, वीकनिंग कमजोरी रहती है, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, साथ में जो लकवा जैसी कंडीशंस है, स्केलेटल मसल मतलब काम नहीं करती हैं, यदि हम एक्टिविटी करवाना चाहे तो वो नहीं हो पाएंगी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो लगातार खराब होती चली जाती हैं, डिजेनरेट होती चली जाती हैं, और किस चीज़ की वजह से होती है ये बीमारी, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब इनहेरिटेड होती है डिजीज, जन्मजात होती है। टेटने क्या होती है, रैपिड स्पैसम, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो मसल्स जो स्केलेटल्स हैं, स्केलेटल मसल्स वगैरह, स्केलेटल हड्डियां भी, मसल्स भी, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं, मसल्स ही करती हैं कॉन्ट्रैक्शन शो, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो एक डिफॉर्म्ड शेप ले लेती है इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम कंसंट्रेशन। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड में कम होती है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मतलब अजीबोगरीब प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल शो करती हैं। उसके बाद है एरिथ्रिटिस, ये अब जॉइंट्स की डिजीज होती है, जिसमें जॉइंट्स में दर्द रहता है, इन्फ्लेमेशन, जलन सी रहती है। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, वो उम्र से रिलेटेड होता है, जिसमें क्या होता है, जो बोन मास है वो कम होना शुरू हो जाता है, और इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, जिसमें जो हड्डी हैं वो जल्दी जल्दी टूटती हैं, क्योंकि हड्डियों में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो नहीं रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह वो कम होना शुरू हो जाता है। डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन द कॉमन काज, तो एस्ट्रोजन लेवल जो हार्मोन होता है उसकी कमी की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, मतलब हड्डियां जड़ना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों से जो भी मतलब पोरस हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। गाउट क्या होता है, इन्फ्लोमेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट्स में दर्द रहता है, किसकी वजह से, यूरिक एसिड क्रिस्टल की वजह से, यूरिक एसिड के क्रिस्टल हैं वो जॉइंट्स में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। कोई एज रिलेटेड डिजीज नहीं है, ये किसी पर्सन को हो सकती है। पिक से समझने की कोशिश करते हैं, तो जो मस्कुलर एंड स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम पिक से समझते हैं। सबसे पहले जैसे जो मिस्थेनिया ग्रेविस है, इसके अंदर जो ये मेंटल डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर थकान वगैरह रहती है, और इस पर्सन के अंदर देख सकते हैं डिजीज है, तो जो आइज वगैरह वो ठीक ढंग से भी नहीं खुल पाती हैं इसकी, तो जैसे लकवा टाइप की कंडीशन भी इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसके अंदर क्या होता है, जो मसल्स हैं वो थकी रहती हैं, फैटिग रहता है उसके अंदर, और जो ज़्यादातर थकान देखने को मिलती है, जैसे इस बच्चे के अंदर जो ये खड़ा होते टाइम घुटनों का सहारा लेके खड़ा हो रहा है, तो ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी का शिकार है। टेटनी के अंदर क्या होता है, जो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे ये हाथ है इसी फॉर्म में रह जाता है, ये ठीक नहीं होता। और जैसे पाँव है, पाँव के अंदर भी ये जो एक डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है वो टेटनी के शिकार, टेटनस जो बीमारी होती है, टेटनस के टिक्के भी लगाए जाते हैं, तो ये उस बीमारी को शो करता है। उसके बाद है अर्थरिटिस, ये जॉइंट्स की जलन होती है, जैसे अर्थरिटिक फुट है, तो इसके अंदर जो रेड कलर का जो पोर्शन है, इन जगहों पे जलन हो सकती है। और उसके बाद है ओस्टियोपोरोसिस, इसके अंदर क्या है, जो हड्डियां हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे सीधा पोस्चर है, उसके बाद पोस्चर टेढ़ा होता जा रहा है। उसके बाद गाउट, गाउट के अंदर क्या है, जो क्रिस्टल हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल, वो इकट्ठे होते रहते हैं बोन्स के बीच में, जिसकी वजह से इसमें भी जो जलन है वो रहती है, दर्द रहता है जोड़ों के बीच में।